दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आजकल मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार देश और समाज को कट्टरपंथ का ओवरडोज क्यों दे रही है। जो कट्टरपंथी विचारधारात्मक रूप से कट्टरपंथी पार्टियां होती हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि वो कट्टरपंथ का डोज दें, कट्टरपंथ की खुराक लगातार समाज को देती रहें। लेकिन वो जानती हैं कट्टरपंथ का जब ओवरडोज दिया जाता है, तो हालात उनके हाथ से भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथ का ओवरडोज देने पे क्यों तुली हुई है? ये एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में है और इसका जवाब ढूँढने के लिए मुझे खासी बौद्धिक कवायद करनी पड़ रही है और थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी पड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं है। जब वो विपक्ष में रहती है, तब उसकी थीसिस रहती है कि विपक्ष में रहो तो दंगे कराओ, चित्र प्रदर्शनियों पर हमले हमले करो, सेकुलर कार्यक्रमों में तोड़-फोड़ करो और जमकर हिंदू-मुसलमान करो। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसकी कोशिश होती है कि कोई बड़ा दंगा ना हो। एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति बनी रहे, यानी सांप्रदायिकता का कड़ाव थोड़ा-थोड़ा फुदफुदाता रहे, थोड़ा-थोड़ा हल्का-सा उसमें उबाल आता रहे। इतना उबाल ना आए कि वो उफन जाए। कोई बड़ा दंगा ना हो। भाजपा सुनिश्चित करती है कि जब वो सत्ता में हो, तो कोई बड़ा दंगा ना हो और राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विवाद चलता रहे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि चुस्त-दुरुस्त रहनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की आमतौर पर कोशिश होती है और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कभी-कभी अपने कट्टरपंथी चिंटुओं को दंडित भी करती है। आपको याद होगा, उनकी रोकथाम भी करती। आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में लाए, तो तुरंत जोश में आकर कट्टरपंथी चिंटुओं ने जगह-जगह चर्चों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। हमले शुरू हो गए थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों ने लगाम कसी और देखते-देखते चर्चों पर हमले ना के बराबर रह गए या तकरीबन बंद हो गए, यहाँ तक कि उसकी खबरें आनी भी बंद हो गईं। आपको ये भी याद होगा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करने वाली 2 टिप्पणियाँ भाजपा के प्रवक्ताओं ने की। उनमें एक थी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दूसरे दिल्ली राज्य के एक प्रवक्ता थे। जैसे ही उन्होंने ये टिप्पणियाँ की, भारतीय जनता पार्टी ने आनन-फानन में फुर्ती से कार्रवाई करते हुए इन दोनों के खिलाफ सख्त सांगठनिक कदम उठाए और दोनों को तकरीबन हमेशा-हमेशा के लिए, आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है, पृष्ठभूमि में डाल दिया। पार्टी से पूरी तरह नहीं निकाला, निलंबित किया और पूरी तरीके से उनको बेअबान में डाल दिया। आज तक नीपुर नूपुर शर्मा और वो दूसरे जो पूर्व पत्रकार प्रवक्ता थे, वो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, ना उनकी शक्ल दिखाई पड़ती है, ना उनकी आवाज़ आवाज़ सुनाई पड़ती है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की सतर्कता अपनाना पूरी तरीके से भूल गई है या उसने जानबूझकर इस प्रकार की सतर्कता अपनाने से इनकार कर दिया है। उसकी रणनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अब तो स्थिति ये है कि क्रिसमस के दिन मैं इसके ऊपर आपके साथ इसी मंच पे कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ। क्रिसमस के दिन जिस तरह बजरंग दल वालों ने सारे देश में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे उत्तर-पूर्वी भारत हो, सारे देश में चर्चों के सामने हंगामे किए, चर्चों पर हमले किए, उनकी प्रार्थना सभाएँ डिस्टर्ब की, पत्थरबाजी की, कुर्सियाँ फेंकी गईं, चर्चों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिशें हुईं। ये पूरा प्रपंच पूरी तरीके से चलता रहा। उधर नरेंद्र मोदी पादरियों से मिलते रहे, बाइबल उठा के माथे से लगाते रहे। तो पहले मैंने इसकी व्याख्या ये की थी कि ये एक दो-मुही रणनीति है। ठीक है, ये दो-मुही रणनीति है। फिर भी ये तो सोचना ही पड़ेगा कि अचानक भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की परवाह होना बंद क्यों हो गई है?
और इस पर सोचते-सोचते, थोड़ी बहुत रिसर्च करते-करते मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ, उस नतीजे की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ आज। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। 107 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी और उसने कुल 229 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उस वक़्त भाजपा मुख्य तौर पर उत्तर भारत की, मध्य भारत की और पश्चिमी भारत की पार्टी थी। उत्तर-पूर्व में उसके पास कुछ भी नहीं था, दक्षिण भारत में पूरी तरह उसका मैदान साफ था। इसलिए उसने कुल 229 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। हार बहुत ज़बरदस्त हुई। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की जो लहर थी, उसका बड़ा फ़ायदा उठाया और उन्हें 400 से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुईं। इस हार की जाँच के लिए भाजपा बिल्कुल स्तब्ध थी, उसके सब बड़े नेता हार गए थे। इस हार की जाँच के लिए भाजपा की आला कमान ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया कृष्णलाल शर्मा को, केएल शर्मा को। ये केएल शर्मा कमेटी के नाम से जानी गई। इसको भाजपा के अंदर एक वर्किंग टीम भी कहा गया। इसने अपनी रिपोर्ट दी, काफ़ी जाँच-पड़ताल करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 7.74 यानी पौने 8% वोट प्राप्त हुआ है। केएल शर्मा कमेटी ने कहा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पौने 8% वोट है, भले ही हमें सीटें 2 मिली हैं और हम 107 सीटों में दूसरे नंबर पर रहे हैं, ये पौने 8% वोट बहुत महत्वपूर्ण है। जब सारे देश में हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही थी, आंधी चल रही थी कांग्रेस के समर्थन की, फिर भी हमें पौने 8% वोट प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये ऐसा वोट है, जो पार्टी का कट्टर समर्थक है। ये हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थक है। ये पार्टी को दिल से चाहता है और कोई भी परिस्थिति हो, हर कीमत पर ये हमें वोट देगा। तो 1984 में उस पराजय से भाजपा को पहली बार ये पता चला कि इस देश में खास तौर से उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में पौने 8% मतदाता मंडल ऐसा है, जो कितनी भी नाराज़गी हो, भाजपा की कितनी भी बदनामी हो जाए, कोई भी संकट हो, किसी और दूसरी पार्टी का कितना भी प्रभाव बढ़ जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए तैयार रहेगा। तो इसको भाजपा ने अपने कोर वोट के रूप में चिन्हित किया। भाजपा ने कहा कि ये हमारा कोर वोट है, ये हमारा साथ किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा और इस कोर वोट को हमें हर तरह की कोशिश करके बढ़ाना चाहिए। उसके बाद भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद को त्याग दिया और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को अपनी प्रमुख विचारधारा घोषित किया। अटल बिहारी वाजपेयी को हटाया, लालकृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया और फिर पुराने जो विचारधारात्मक मुद्दे थे, गोरक्षा वगैरह-वगैरह, इन सबको, धारा 370, इन सबको वो जो उन्होंने पृष्ठभूमि में डाल दिए थे, उन सबको फिर वो मंच पर लाए और उनके आधार पे उन्होंने राजनीति की और इसी पौने 8% वोट के ऊपर भाजपा ने अपनी संसदीय सफलता का महल बनाना शुरू किया। काफ़ी समय लगा और इसमें सबसे बड़ा उछाल तब मिला जब 90 की दशक की शुरुआत में, यानी तकरीबन 7-8 साल बाद, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के ज़रिए ये आंदोलन शुरू हुआ, बाद में भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। इससे पूरे देश में एक माहौल बदला, मध्य वर्ग में, हिंदू मध्य वर्ग में और ऊँची जातियों में और कुछ-कुछ ओबीसी जातियों में, गैर यादव ओबीसी जातियों में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस आंदोलन की वजह से बढ़ना शुरू किया। हम सब लोग जब उस आंदोलन को नज़दीकी से देख रहे थे, तो हमारा मानना ये था कि वो जो पौने 8% वोट जिसे कृष्णलाल शर्मा कमेटी ने चिन्हित किया था, रेखांकित किया था, उस पौने 8% वोट में राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण कम से कम 3-4% या 5% की बढ़ोतरी हुई है। 5% की बढ़ोतरी हुई है। यानी राम जन्मभूमि आंदोलन में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 1990 में, उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी को, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया कारसेवकों ने, उस वक्त तक भाजपा का जो कट्टरपंथी कोर था, वो पौने 8% से बढ़कर 15% तक हो चुका था। ये आमतौर पर चुनाव शास्त्रियों की मोटी-मोटी राय है, उनका अनुमान है। कुछ इधर तो 19-20 इसमें हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे मुझे ये अनुमान सही लगता है।
उसके बाद भाजपा की राजनीति आगे चलती रही। वो कदम दर कदम कामयाबी के सोपान अ, छूती रही। और जब 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के 2014 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण चली हवा के कारण कांग्रेस अ, बदनाम हुई या बदनाम की गई योजनाबद्ध तरीके से, उसका सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को चुनाव में मिला और भाजपा ने 31% वोट हासिल करके फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम की चुनाव प्रणाली के तहत स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। काफी प्रतिशत के लिहाज से ही काफी कम वोट था, लेकिन भाजपा को बहुमत लायक सीटें मिल गई थी। इसके बाद उसने नियोजित तरीके से पूरे देश में एक हवा बनानी शुरू की, एक डिस्कोर्स बनाना शुरू किया। वो डिस्कोर्स यही था कि किसी के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलकर हिंदुओं में प्रतिक्रिया पैदा करो, लेकिन कोई बड़ा दंगा ना होने दो ताकि सरकार बदनाम ना हो। और 2024 का चुनाव आते-आते भाजपा को लगा कि उसने अपने सारे अ, विचारधारात्मक एजेंडे को जमीन पर उतार दिया है। राम मंदिर बन गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने जाके कर दी है। धारा 370 का जो 35A वाला हिस्सा है, उस 35A वाले हिस्से को भी कमजोर कर दिया गया है और कश्मीर भाजपा की परिभाषा के मुताबिक मुख्य धारा में लौट आया है देश की। समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड की चर्चा चालू है। उसके उत्तराखंड में उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर भी चर्चा है, उसके ऊपर भी रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बन गई है, वो भी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। यानी कोई ऐसा एजेंडे का कोई ऐसा हिस्सा रह नहीं गया जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले 10 वर्ष में जमीन पर ना उतार दिया हो। और 3 राज्यों में बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की उन्होंने। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। तो सबको लगा और हम सबको भी लगा कि अब मोदी जी को रोकना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी भी जोश में आ गए और उन्होंने कहा कि हम 400 पार जाएंगे और सभी लोगों को लगने लगा कि 400 नहीं तो कम से कम 350 प्लस सीटें तो भाजपा को मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन तभी लोकतंत्र ने भाजपा को एक हल्की सी चपत लगाई और देखते देखते वो 240 पर ये पार्टी सिमट गई। मैं सोचता रहा कि जिस तरह 1984 की हार के बाद केएल शर्मा कमेटी बनी थी हार के कारणों की जांच के लिए, उसी तरीके से 240 पर सिमट जाने के कारण जो बाकायदा बहुमत तो सरकार तो बन गई थी भाजपा की, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत की सरकार से गठजोड़ सरकार पर आ गई थी। यानी उसके प्रभाव में, उसके नतीजे में गिरावट आई थी, उसकी प्रतिष्ठा में भी गिरावट आई, मोदी जी का भी मजाक बनाया लगा। तो कुछ सांगठनिक रूप से भाजपा कोई कमेटी बनाएगी ताकि 303 से घटकर 240 पे आ जाने की जांच करे, उसके कारण क्या है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कोई कमेटी बनाई। कम से कम सार्वजनिक जीवन में, मीडिया में इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई। कोई ऐसी जांच हुई मुझे नहीं पता। लेकिन पार्टी के अंदर जरूर इसके ऊपर गहन विचार विमर्श हुआ और मेरा मानना यह है कि उस गहन विचार विमर्श में एक सबसे बड़ा कारण नजर आया भाजपा के रणनीतिकारों को कि पार्टी लगातार कोशिशों के बावजूद, संघ के 100 साल के काम के बावजूद, भाजपा की 11 साल की सरकार के बावजूद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद, कश्मीर को तथाकथित रूप से मुख्य धारा में लाने के बावजूद, यूनिवर्सल सिविल कोड का पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद, एक राष्ट्र एक चुनाव करने के बावजूद, यहां तक कि ऊंची जातियों को पिछले दरवाजे से आरक्षण दिलवाने के बावजूद, इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वोट आधा फीसदी कम हो गए और चुनाव की गति कुछ इस तरह की हुई कि बहुमत खो दिया। इसके पीछे कारण मेरे ख्याल से भाजपा वालों ने यह निकाला कि हम अपने कट्टरपंथी कोर का पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाए। 1984 में जो कट्टरपंथी कोर 7.25% थी,
उस कट्टरपंथी कोर को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 15% तक पहुंचाया गया और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल के दौरान वो कट्टरपंथी कोर बढ़ते हुए 20% तक भी पहुंची हो। लेकिन इसका मतलब ये है कट्टरपंथी कोर अभी इतनी पर्याप्त नहीं हुई है कि अगर सरकार से कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी है, कुछ है, तो भाजपा को बहुमत लायक वोट लगातार मिल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति अख्तियार की। उसने तय किया कि अब वो किसी भी किस्म का संकोच नहीं करेगी, किसी भी किस्म का लिहाज नहीं करेगी और बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर अपनी कट्टरपंथी ताकतों को बेलगाम कर देगी। चारों तरफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलेगा, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे वो सिखों के खिलाफ हो, और जहां जरूरत हो वहां सिखों ईसाइयों के खिलाफ हो, जहां जरूरत हो वहां सिखों के खिलाफ भी अभियान चलेगा। भाजपा ने उस संकोच को छोड़ दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अ, उसको दिक्कत हो सकती है और उस उस पक्ष को कवर करने के लिए नरेंद्र मोदी चर्चाओं में जाने लगे और मुसलमान देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं उनके साथ गले मिलने लगे और उसकी तस्वीरें निकलने लगी। इसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम कोशिशें छोड़ दी। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुकी है कि उसे अपनी वो कट्टरपंथी कोर जो 1984 में 7.25% थी, बढ़ाकर कम से कम 25% तक ले जानी है। जब वो 25% तक उस कट्टरपंथी कोर को दे जाएगी, तो बाकी एसआईआर के जरिए, गठजोड़ की तकनीकों के जरिए, सत्ता में बंटवारे का आश्वासन देकर छोटी-छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ने के जरिए, अपने सामाजिक गठजोड़ को बड़ा करने के जरिए, भाजपा की कोशिश ये होगी कि वो अधिकतम आज तक मिले 37% वोटों को वहां से अपने आप को पुश करके आगे बढ़ाकर किसी तरह 40% वोटों को छू ले। और तमाम चुनाव शास्त्रियों का मानना है और भाजपा के रणनीतिकारों का मानना भी है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने वो 40% वोटों की सीमा को छू लिया, उस दिन वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम यानी पहले मारे सो जो मीर, ये जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इसके तहत दुर्जेय हो जाएगी, उसको हराना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। एसआईआर के जरिए कहीं वोट वो जोड़ेगी, कहीं वोट काटेगी। इस तरीके से विपक्ष को जीतने में दिक्कत पहुंचाएगी, अपने जीतने की संभावनाओं को बढ़ाएगी और अपने कट्टरपंथी कोर के बढ़ जाने से वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वो लगातार सत्ता में बनी रहे। इसके लिए ये 2 कदम उठाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। एक हथकंडा सोचा गया एसआईआर का और दूसरा हथकंडा सोचा गया समाज को कट्टरपंथ का ओवरडोज देने का। यही कारण है कि इस वक्त बजरंग दल वाले छुट्टा सांड की तरह पूरे देश में घूम रहे हैं। और भी अज्ञात कुलशील हिंदू संगठन जगह-जगह सक्रिय हैं। चूंकि भाजपा तमाम जगहों पे सरकार में है, इसलिए दिखावे के लिए कभी-कभी गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी के बाद वो लोग 2-3 दिन बाद रिहा होते हैं, भाजपा वाले मालाएं लेकर, गुलदस्ते लेकर और ढोल मजीरे लेकर पहुंच जाते हैं। उनके पास पगड़ियां होती हैं, उन लोगों को पगड़ियां पहनाई जाती हैं और फिर कंधों पर बैठाकर या खुली जीप पर उनके जुलूस निकाले जाते हैं गाजे-बाजे के साथ में। ये सिलसिला, इस तरह का सिलसिला बिल्किस बानो के बलात्कारियों के छोड़ने पर जिस तरह उनका स्वागत सत्कार हुआ था, वहां से शुरू हुआ है। और उसके बाद एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दिखावे की कार्रवाई करती हैं, दूसरी तरफ वो लगातार कोशिश करती रहती हैं कि सांप्रदायिक हत्याकांडों और बड़े-बड़े सांप्रदायिक कांडों में सजा काट रहे हिंदुत्ववादियों को किसी न किसी तरह रिहा करवाया जाए। चाहे वो अखलाक के मुकदमे वाला मसला हो या बिल्किस बानो वाला मसला हो, कई तरह इस तरह की रणनीतियां अपनाकर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि अगर आप हिंदुत्ववादी हैं, अगर आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं और वो हिंसा करने की हद तक जाकर अल्पसंख्यकों का विरोध करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की निगाह में आपका कद बढ़ जाएगा। जो जितनी कठोर भाषा बोलेगा, जो जितनी सांप्रदायिक भाषा शैली का इस्तेमाल करेगा, जो जितना अशिष्टता के साथ बातचीत करेगा, जो जितनी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करेगा, भाजपा आलाकमान और रणनीतिकारों की निगाह में उसे उतने ही ब्राउनी पॉइंट मिलेंगे, उसके नंबर उतने ही बढ़ जाएंगे और वो भाजपा के संगठन में के पायदान पर उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। तो ये स्थिति है
भाजपा की पूरी कोशिश है आज कि वो अपने कट्टरपंथी कोर को, जो भाजपा का कट्टरपंथी समर्थक है, जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, भाजपा कितना भी बुरा शासन दे, दुनिया में भाजपा की कितनी भी निंदा हो, मोदी जी की कितनी भी भद-भद हो, ट्रंप मोदी जी की कितनी भी बेइज्जती करें, इस सब के बावजूद वो हर हालत में भाजपा के साथ रहता है। खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, 1984 में ये कट्टरपंथी कोर पौने 8% थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ये करीब 15% हुई। मोदी जी के 10 साल के शासन के दौरान ये 20% हुई और अब भाजपा उसको 25% करना चाहती है। जैसे ही कट्टरपंथी कोर 25% होगी, भाजपा स्वयं को सुरक्षित समझेगी और उसके बाद उसके पास एसआईआर का हथकंडा है और तरह-तरह के गठजोड़ बनाने की हथकंडा इसमें भाजपा पहले से कुशल है। ये सब करके वो एक ऐसी स्थिति में आ जाएगी, जहाँ उसका बहुमत स्थायी हो जाएगा। हर बहुसंख्यकवादी पार्टी स्थायी बहुमत की खोज में रहती है, परमानेंट मेजॉरिटी की खोज में रहती है और भारतीय जनता पार्टी हर तरीका अपनाकर उसी परमानेंट मेजॉरिटी की तरफ लगातार बढ़ रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में और कुछ भी कहना चाहता हूँ। आप सबने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।